हेलो हेलो। चलिए बच्चों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए आज मैं सभी के नाम पढ़ता हूं, ठीक है ना। किशन मिश्रा है, किशन जी नमस्ते। आलोक सोनकर है, रोशनी है, कृष्णा सोलंकी है, अंकित कुमार है, संजू देवी है, अंकित सिंह है और अनुज प्रताप सिंह जी हैं। रवीना कुमारी है, आकांक्षा सिंह है, पंकज यादव है, संगीता राजपूत जी हैं, सूरज कुमार कनौजिया जी हैं, शुभम पाल है, प्रसन्ना सिंह है, मोहम्मद खालिद है, नीतू यादव है, प्रीति कुशवाहा है, लवकुश शाक्य है, स्मिता यादव है, अंकित है, अमन है, चंदू है, सुधीर प्रताप है, शिवानी, निशा है, विपिन है, दीपक है, गौरव है, टीना है, सोनम है और बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है ना। चलिए सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। हाँ ठीक है जी। नमस्ते बच्चों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभाशीष। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, हम लोग विधि के शासन पर है। विधि के शासन में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को देख लिया था, है ना। विधि के शासन में नैसर्गिक न्याय की उत्पत्ति मुख्यतः कहां से होती है? न्यायाधीश निर्मित विधि से। ठीक है, इसको हमने देख लिया था, इस प्रश्न को। ठीक है, न्यायाधीश निर्मित विधि से नैसर्गिक न्याय की उत्पत्ति होती है। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह किसके अधीन होता है ना बच्चे। तो वह किसके अधीन होता है? तो वह उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों को प्राप्त रिट अधिकारिता के अधीन होता है। चलिए, तो यहां तक तो हमने देख लिए थे। इसके बाद प्रोफेसर डाइसी के विधि के शासन, प्लीज मुझे बताएंगे हम लोग कहां पर थे, एक बार मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कर चुके थे, ठीक है ना। ये डाइसी ने विधि के शासन, तो ये तो हमने देख लिया था मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। उनकी पुस्तक का नाम भी देख लिया था हमने, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय के उपरांत सुनवाई के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है? तो इसको भी हमने देख लिया था बच्चे, ठीक है। जानने का अधिकार क्या है? तो जानने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। नैसर्गिक न्याय के बारे में कौन सा कथन गलत है? शायद हमने ये भी देख लिया था। और प्रशासनिक लोक विधि की वह शाखा है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित के द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग, प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी, इसको भी हमने देख लिया था। चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करेंगे, है ना जी। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे और आज हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट भी कर देंगे, ठीक है। इसको हम कंप्लीट कर देंगे। अनिकेत जी बहुत बहुत शुभाशीष सभी को। भैया सर्दी बहुत पड़ रही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 तक, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। आइए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, ठीक है। विधि शासन का अर्थ क्या है? हम यहां पर चलते हैं बच्चे, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर कि सर क्या विधि शासन का अर्थ क्या है? विधि शासन का अर्थ क्या है जी? दिव्यांश आओ बेटा, विधि शासन का अर्थ क्या है? तो ये हमें बताना है, इसका हमें रिप्लाई करना है कि विधि शासन से क्या तात्पर्य है, विधि शासन का क्या अर्थ होता है। तो मनुष्य का नियम, नैतिकता के मानदंड, नैसर्गिक विधि या सरकार के द्वारा मनमानी पूर्ण कार्रवाई पर नियंत्रण। जी हाँ, ठीक है, सरकार के द्वारा मनमानी पूर्ण कार्रवाई पर नियंत्रण, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? विधि का शासन, ठीक है। तो विधि का शासन मतलब रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए, मान के चलिए कि आपके एग्जाम में यह प्रश्न आ जाए कि रूल ऑफ लॉ के द्वारा, विधि के शासन के द्वारा किसकी शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। अगर आपसे यह पूछ ले कि भैया जी विधि के शासन के द्वारा किसकी शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, किसकी शक्तियों को नियंत्रित किया जाता है, किसकी शक्तियों को नियंत्रित किया जाता है, अगर यह आपसे पूछ ले, ठीक है, तो आप कहेंगे सर स्टेट, ठीक है। किसकी शक्तियों को बेटा? राज्य की शक्तियों को, स्टेट की शक्तियों को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है ना, स्टेट की शक्तियों को। तो रूल ऑफ लॉ के द्वारा किसकी शक्तियों को कंट्रोल किया जाता है सर? कभी भी आपसे पूछे तो आप बोलेंगे कि रूल ऑफ लॉ के द्वारा एक्चुअली स्टेट, राज्य की शक्तियों को नियंत्रित किया जाता है। अब यहां पर आप कहेंगे सर राज्य का मतलब क्या है बेटा? तो राज्य का मतलब यहां पे सरकार या किसी भी सरकारी प्रशासनिक अधिकारी से है, ठीक है। यहां पर राज्य का मतलब क्या है सर? अगर आपसे पूछा जाए, यहां पर राज्य का मतलब
तो यहां पर जो राज्य का मतलब है बच्चे, वह सीधा सीधा सरकार अथवा एवं कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, उससे है बेटा यहां पर राज्य का मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था, ठीक है, जिसको सरकारी कार्य स्थानांतरित किए गए हो, जो सरकार की हैसियत से काम करता हो, वो राज्य है। तो विधि के शासन के द्वारा हम राज्य की शक्तियों को नियंत्रित करते हैं, राज्य की शक्तियों पर हम नियंत्रण स्थापित करते हैं, ठीक है। अर्णव राज सर प्लीज एक बार बताइए कि पॉलिटी और ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चंस आएंगे। आप लोग लगातार ये पूछते हो, देखो कितने क्वेश्चंस आएंगे। मैं बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूं, अगर आपको यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है, ठीक है, बहुत ज्यादा वैकेंसीज है और बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो देखो, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं, ठीक है, आप सबसे ज्यादा फोकस रीजनिंग पर करें, सबसे ज्यादा फोकस रीजनिंग पे। रीजनिंग पे भी वो वाली रीजनिंग बेटा जो ट्रेडिशनल रीजनिंग है, ठीक है ना। मानसिक अभिरुचि पे इतना ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है। मानसिक अभिरुचि के, ठीक है, 2 3 4 5 सवाल आते हैं, अगर आए तो, और जो आएंगे या तो वो सबसे बनेंगे या किसी से नहीं बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि चाहे कितने भी टफ क्वेश्चंस आए आप उनको बना पाओ, ठीक है, मेरी ये कोशिश है। इसलिए रात के 10 बजे मैं लगातार आप लोगों से लड़ रहा होता हूं, आपको पढ़ा रहा होता हूं लगातार कंटेंट के साथ, बहुत माथापच्ची करता हूं, तब जाके कंटेंट निकालते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, तो आपको रीजनिंग पर अच्छे से फोकस करना है। सबसे ज्यादा अगर आपको कोई मार्क्स दिला सकता है वो एक सब्जेक्ट है हिंदी, क्लियर है, सबसे ज्यादा, ठीक है, जिसमें सबसे कम रिस्क है, सबसे कम मेहनत है और मार्क्स तुमको सबसे ज्यादा दिलवा सकता है वो हिंदी है, ठीक है। स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ चलो बेटा, हिंदी पे फोकस करो, रीजनिंग हिंदी। तीसरा मैथ, जीएस पे फोकस करना है ना तो बस करंट अफेयर्स पे फोकस करो। बाकी का आप जीएस अगर पहले से पढ़े हो, पॉलिटी ज्योग्राफी वगैरह, तो रिवीजन कर लो। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए सिरे से पढ़ रहे हो ना, बिल्कुल नए सिरे से, तो मैं कहूंगा कि इतने कम समय में मत पढ़ो, मत पढ़ो। आपको ये बात मेरी हो सकता है कि थोड़ी सी बुरी लग जाए, या फिर ये कहे कि कैसा मास्टर है, खुद ही ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, खुद पॉलिटी भी पढ़ाता है, हिस्ट्री वगैरह सब पढ़ाता है, खुद ही मना कर रहा है, क्योंकि समय को देखते हुए मैं मना कर रहा हूं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का एक एक मिनट कीमती है, घंटा नहीं, एक एक मिनट कीमती है, ठीक है। संदीप अमेठी वाले, समझ में आ रही है बात जी? ओके, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि दीवानी न्यायालयों एवं प्रशासनिक न्यायालयों से मिलकर बनने वाली दोहरी न्याय प्रणाली किस देश में है? ठीक है, हमारे भारत में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है या फ्रांस में है। एक तरफ दीवानी न्यायालय, दूसरी तरफ प्रशासनिक न्यायालय। तो बच्चों इस तरह की व्यवस्था जहां पर दीवानी न्यायालय भी है, प्रशासनिक न्यायालय भी है, इनसे मिलने वाली दोहरी न्याय प्रणाली बेटा किस देश में है? हमारे भारत में है, ठीक है। ये हमारे भारत की व्यवस्था है कि दीवानी न्यायालय के साथ साथ प्रशासनिक न्यायालय, और इस व्यवस्था को भारत में किसने स्टार्ट किया है? वॉरेन हेस्टिंग्स ने बेटा। किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है, ध्यान रखना। वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही सबसे पहले बेटा, ठीक है, जिलों में दीवानी न्यायालय, ठीक है, और दूसरा बच्चे राजस्व न्यायालयों की स्थापना की। आगे चल के फिर कॉर्नवालिस में इसमें परिवर्तन किया, संशोधन किया। लेकिन ये जो अनोखी व्यवस्था है, ये बच्चे हमारे भारत में पाई जाती है, दीवानी और प्रशासनिक न्यायालयों से मिलकर बनने वाली दोहरी न्यायिक प्रणाली, ठीक है, दोहरी न्यायिक प्रणाली। अगर आपसे ये पूछे कि दोहरी कार्यपालिका कहां पर मिलेगी, क्या पूछे बेटा? दोहरी कार्यपालिका, न्यायिक प्रणाली ने पूछ के आपसे दोहरी कार्यपालिका पूछ ले, तो बेटा दोहरी कार्यपालिका मतलब डुअल एग्जीक्यूटिव दोहरी कार्यपालिका, ये आपकी फ्रांस में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है बेटा? फ्रांस में, ये बात ध्यान रखना। तो दोहरी न्यायपालिका फ्रांस में पाई जाएगी, फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस में 2 प्रकार के आपको हेड देखने को मिलेंगे। फ्रांस में एक मिलेगा आपको देखने को हेड ऑफ स्टेट, और दूसरा फ्रांस में जो आपको देखने को मिलेगा वो हेड ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फ्रांस में एक तरफ हेड ऑफ स्टेट तो दूसरी तरफ हेड ऑफ गवर्नमेंट देखने को आपको मिलेंगे बच्चे, ठीक है ना। और दोनों के पास, ठीक है, लगभग बराबर शक्तियां होती हैं और दोनों एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करते। वहां पर जो हेड ऑफ स्टेट होता है,
हेड ऑफ स्टेट में बेटा वहां पर होता है वहां का राष्ट्रपति। तो फ्रांस में आपको राष्ट्रपति भी देखने को मिलेगा, उनके पास भी शासन प्रशासन संबंधित शक्तियां हैं जिनमें हेड ऑफ गवर्नमेंट किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के पास भी शासन प्रशासन संबंधी शक्तियां हैं, उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप राष्ट्रपति नहीं करेगा। दोहरी कार्यपालिका फ्रांस में है, ठीक है, ध्यान रखना जी, ठीक है। चलिए, जो बच्चे तारीफ कर रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच। आइए, ठीक है, नई तानाशाही शब्दों का प्रयोग लॉर्ड हेवर्ट ने किस संदर्भ में किया है? ठीक है, एक व्यक्ति है जिनका नाम है लॉर्ड हेवर्ट, ठीक है बच्चे, एक व्यक्ति है, ठीक है ना, बहुत बड़े विचारक है, ठीक है, खासकर बच्चे प्रशासनिक विचारक है। तो उन्होंने नई तानाशाही शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में किया है? संवैधानिक विधि के संदर्भ में, संविदा विधि के संदर्भ में, प्रशासनिक विधि के संदर्भ में, या फिर विधि के शासन के संदर्भ में? आपको इसका जवाब देना है, ठीक है। नई तानाशाही शब्दों का प्रयोग हेवर्ट साहब ने, तो मैंने बोला था ना कि प्रशासनिक विचारक है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा प्रशासनिक विधि से, है ना। तो नई तानाशाही शब्दों का प्रयोग लॉर्ड हेवर्ट ने प्रशासनिक विधि के संबंध में किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग किसके भ्रष्टाचार की जांच करता है? ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग किसके भ्रष्टाचार की जांच करता है? विधानमंडल के सदस्यों की, लोकसभा के सदस्यों की, मंत्रियों की, या सरकारी कर्मचारियों की? तो बेटा किसकी जांच करता है? सरकारी कर्मचारियों की, ठीक है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की जांच करता है ना जी, ये बात क्लियर है? चलिए, यार आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही क्या? ऐसा है क्या? आ रही होगी यार आवाज, क्यों? वृंदा वर्मा, आपको मेरी आवाज आ रही है? कामिनी, गगन ठाकुर, प्रशांत, ब्रिजमोहन, लवकुश, साक्षी शुक्ला, ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है? सबको आ रही है ना? प्लीज एक बार थम्स अप करो, ठीक है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग किसके भ्रष्टाचार की? सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की जांच करता है, ठीक है। विधानमंडल के सदस्य, लोकसभा के और मंत्रियों के, ये जो भी भ्रष्टाचार करते हैं ना बच्चे, जिस भी तरह का, ठीक है ना, तो इनके सारे भ्रष्टाचार इत्यादि की जो जांचें होती हैं वो सीएजी करता है, या फिर जो संसद की समितियां होती हैं वो करती हैं, ठीक है जी। गगन जी क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं सर। देखो ये किसका कथन है? आपसे ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 25 में, एक स्टेटमेंट है, पूछा गया है कि भाई ये या फिर कोई परिभाषा है, पूछी गई है किसने दी है परिभाषा। तो इस तरह की परिभाषा को आप अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। परिभाषा क्या है? प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है कि भैया जी प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित है। यह विधि प्रशासनिक अधिकारियों के गठन, शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण करती है। प्रशासनिक विधि की यह परिभाषा किसने दी है? ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, आइवर जेनिंग्स, दूसरे केनेथ कल्फ हैविस, तीसरे डाइसी साहब है, और चौथे हैं, ठीक है ना, ग्रिफिथ एवं स्ट्रीट। तो कुल मिलाकर प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित है। यह विधि प्रशासनिक अधिकारियों के गठन, शक्ति और कर्तव्यों का निर्धारण करती है। तो यह किसने कहा है बच्चे? यह किसने कहा है? तो यह कहा है आइवर जेनिंग्स ने। किसने कहा है बच्चे? आइवर जेनिंग्स ने कहा है। नेक्स्ट, विधि शासन के संबंध में कौन सा कथन जब भी आ जाए ना असत्य है, तो आपको क्या लिख देना है? गलत है। क्या लिख देना है आपको? गलत है। गलत है, ठीक है। तो सर विधि शासन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये बात ध्यान रखना। विधि शासन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विधि शासन का अर्थ है शासन का प्रत्येक कार्य विधि के अनुसार किया जाए। विधि शासन सरकार की मनमानी करने की शक्ति के विरुद्ध होता है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है बच्चे, ठीक है ना। नहीं, ये तो सही है, कौन सा गलत है? गलत पूछ रहा है। तो विधि शासन का अर्थ शासन का प्रत्येक कार्य विधि के अनुसार किया जाए। विधि शासन सरकार की मनमानी करने की शक्ति के विरुद्ध है। विधि शासन विवेकाधिकार के प्रयोग की अनुमति नहीं देता है। विधि शासन करते सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान है। तो अभी सी बात है, विवेकाधिकार के प्रयोग की अनुमति तो देता है, तो यही गलत हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि विधि का शासन विवेकाधिकार के प्रयोग की अनुमति देता है और यहां पर लिखा हुआ है नहीं देता है।
तो ये जो नहीं लिखा हुआ है ये शब्द गलत लिखा हुआ है, तो वास्तव में विधि शासन विवेकाधिकार के प्रयोग की अनुमति देता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा ऑप्शन होगा? सी होगा। नेक्स्ट अगला, यह कथन किसका है कि राजा को ईश्वर और विधि के अधीन होना चाहिए? देखिए कितनी बड़ी बात है कि राजा को, ठीक है, ईश्वर और विधि के अधीन होना चाहिए। राजा को मतलब लुई 14 एक फ्रांस के राजा हुए, ठीक है ना। आपने एक मूवी देखी होगी बाहुबली, बाहुबली में राजमाता है, ठीक है, क्या नाम है उनका? राजमाता, ठीक है ना, शिवगामिनी देवी। तो राजमाता शिवगामिनी देवी एक जगह यह कहती हुई सुनी होंगी आपने कि मेरे शब्द ही शासन है, इस तरह का। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, एस राजामौली जो इस मूवी के डायरेक्टर है, उन्होंने ये कॉपी किया कि मेरे शब्द ही शासन है। ये एक्चुअली कॉपी किया गया है लुई 14 से। लुई 14 फ्रांस का शासक था, वो बोलता था कि जो मैं बोलता हूं वही शासन है, बस बात खत्म, है ना। तो इसको हम कहते हैं, ठीक है ना, एक टिपिकल राजतंत्र, टिपिकल मोनार्की। ये होता है एक टिपिकल राजतंत्र। ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं चलेगा, है ना जी। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये किसका कथन है सर? ये न्यायमूर्ति कोक का कथन है, ठीक है, कोका कोला। तो न्यायमूर्ति कोक का कथन है। कोक साहब बोलते हैं कि भैया राजा को ईश्वर और विधि के अधीन होना चाहिए, मतलब राजा भी स्वतंत्र नहीं है, वह भी विधि और ईश्वर के अधीन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? जहां कहीं विवेकाधिकार है वहीं मनमानी करने की गुंजाइश होती है। जी हाँ, ठीक है, जहां कहीं पर भी व्यक्ति अपने विवेक का प्रयोग करना, ठीक है ना, की अनुमति हो, मतलब जहां कहीं पर भी वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता हो, वहां पर मनमानी करने की गुंजाइश होती है। तो बच्चे, जहां कहीं विवेकाधिकार है वहीं पर मनमानी करने की गुंजाइश होती है। यह कथन किसका है? यह कथन ग्रिफिथ एंड स्ट्रीट का है, डाइसी का है, सी के थक्कर साहब का है, या फिर बच्चे ये यार्डली साहब का है? फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, जहां कहीं भी विवेकाधिकार है वहां मनमानी करने की गुंजाइश होती है, ठीक है। ये बच्चे प्रोफेसर डाइसी साहब ने, ठीक है, जब विधि का शासन को एक्सप्लेन किया था ना अपनी पुस्तक में, विधि के शासन को एक्सप्लेन किया था, तो वहीं पर उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया था प्रोफेसर डाइसी साहब ने कि जहां कहीं पर भी विवेकाधिकार है, जहां कहीं पर भी प्रशासक अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है, वहीं पर मनमानी करने की गुंजाइश होती है। इसलिए, ठीक है, हमें किसी भी प्रशासक को विवेकाधिकार की शक्ति नहीं देती, ठीक है, मतलब किसी भी प्रशासक को शासन प्रशासन संबंधित नियम कानूनों से ही चलना पड़ेगा, नियम कानूनों से ही चलना पड़ेगा। हेलो अंजलि नायक, अच्छा, कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि बोल देते हैं कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कि सर हमारा नाम ही ले लें कम से कम, नहीं तो हमारा नाम ही आ जाए। जैसे भी एक अंजलि नायक करके थी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बार बार इस मैसेज को कर रही है। अंजलि, मेरी आवाज आ भी रही है और मेरी आवाज जा भी रही है, ठीक है, सब काम हो रहे हैं बेटा अभी तक तो कुल मिला के, ठीक है। तो अपना नाम बुलवाने के लिए ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स का यूज मत करो जी, ठीक है। बिना यादव पूछ रहे क्या इतने डेप्थ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? मुझे नहीं पता कि इतने डेप्थ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या नहीं, ठीक है। बस मेरा जो कर्तव्य है, जो मेरी ड्यूटी है कि आपको हर एक परिस्थिति के लिए तैयार करना, वो मैं कर रहा हूं, वो मैं कर रहा हूं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, डाइसी के सिद्धांत की आलोचना में यह कथन किसका है कि विधि के शासन का उचित समन्वय देश की संसद की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता में निहित है, ठीक है। तो डाइसी के सिद्धांत की आलोचना में एक स्टेटमेंट दिया गया कि विधि के शासन का उचित समन्वय जो है वह संसद की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता में निहित है। तो ये किसका कथन है? बड़ा प्यारा कथन है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। किसका कथन है ये? वेड और फिलिप्स का है, पीवी मुखर्जी का है, ठीक है, DW विलियम्स का है, या वेंडर विल्ट का है? तो ये कथन वेड और फिलिप्स साहब का है। क्वेश्चन नंबर 29 का ए हो गया बेटा। वेड और फिलिप्स साहब ने बोला था कि वास्तव में विधि का शासन, तो इसका अर्थ क्या है? संसद की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। वास्तव में, ठीक है, हमारे भारत में बच्चे, ठीक है, इसी के सम्मिश्रण को अडॉप्ट किया गया है। हमारे भारत में जब आप संविधान की विशेषता पढ़े होंगे तो वहां पर इसी सम्मिश्रण को बेटा क्या है? ग्रहण किया गया है। हमारे यहां पर यह देखने को मिलता है, यह ग्रहण किया गया है, जी हाँ, हमारे यहां पर यह देखने को मिलता है बच्चे, ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा
ये जो कथन है ना एकदम सत्य है, और ये हम अपने भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में देख भी सकते हैं। हमारे यहाँ बच्चे देखिए वास्तव में देखिए संसद की सर्वोच्चता है एक तरफ, संसद की सर्वोच्चता है, संसद की ठीक है ना संप्रभुता है, तो दूसरी तरफ न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, और दोनों के बीच में एक अद्भुत समन्वय स्थापित किया गया है। ठीक है, ये जो अद्भुत समन्वय है ना, संसद की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये बेटा अद्भुत समन्वय आप ये मान के चलिए जैसे कि ठीक है बिल्ली और चूहे को ठीक है एक साथ बैठा देना, जैसे कि सांप और नेवले में दोस्ती करवा देना, कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो ये हमने इसके सम्मिश्रण को हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था में ग्रहण किया गया है। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था में बेटा ये ग्रहण किया गया है। ठीक है, स्पेशली भारतीय राज्य व्यवस्था में हमें ये देखने को मिलता है, भारतीय राज्य व्यवस्था में ये हमको देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। वेड और फिलिप्स साहब का ये कथन है। नेक्स्ट, विधि शासन के प्रमुख अर्थ कौन से हैं? विधि शासन के प्रमुख अर्थ कौन से हैं? विवेकाधिकार की व्यवस्था, नैसर्गिक न्याय, कार्यपालिका पर न्यायपालिका को वरीयता, कार्यपालिका पर न्यायपालिका को वरीयता, नैसर्गिक न्याय, विवेकाधिकार की व्यवस्था, या ये सभी बच्चे विधि का शासन। ठीक है, इसका अर्थ कौन सा है या फिर ये सभी है? बताइए, मुझे सोच के बताइए। ठीक है, इतना आपने विधि का शासन अभी तक पढ़ा, इतना तो अब आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, सोहेल, रंजीत, शिवम, अजय, ठीक है, अब आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का फटाफट से क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब दीजिए कि विधि के शासन के प्रमुख अर्थ कौन से हैं? ठीक है, विधि के शासन के प्रमुख अर्थ कौन से हैं? ठीक है, तो देखो विधि के शासन में ठीक है विवेकाधिकार की व्यवस्था, ये विवेकाधिकार की व्यवस्था विधि के शासन के अंतर्गत आएगा जरूर, लेकिन बेटा किसके अंतर्गत आएगा? ये विधियों के समान संरक्षण के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये विधियों के समान संरक्षण के अंतर्गत आता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंतर्गत आता है, विधियों के समान संरक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये किसके अंतर्गत सर? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंतर्गत आता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, लॉ के अंतर्गत आता है, विधियों का समान संरक्षण। यहां पर विवेकाधिकार की व्यवस्था है केवल इसमें बच्चे, बाकी का नैसर्गिक न्याय भी है, कार्यपालिका पर न्यायपालिका को वरीयता भी है, मतलब उपर्युक्त सभी बिल्कुल ठीक होंगे, उपर्युक्त सभी बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। राधे राधे लक्ष्मी जी। शिवेंद्र जी बहुत बहुत शुभाशीष। आइए नेक्स्ट आगे। भाई यह कथन किस न्यायाधीश का है, किस जज का है? भारत में विधि के ऊपर कोई नहीं है और शासन आदमियों का नहीं बल्कि विधि के नियमों का है। यार बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है कि बच्चे स्टेटमेंट क्या कि भारत में कानून से ऊपर कोई नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भारत में कानून से ऊपर हो। ठीक है, शासन व्यक्तियों का नहीं है बल्कि विधि और नियमों का शासन है। पीएन भगवती जी, ठीक है, जिनको बेटा भारत में पीआईएल्स को बहुत लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। पीआईएल्स को इतना ज्यादा इन्होंने बेटा ठीक है इजी टू एक्सेस बना दिया, ठीक है, लोगों को उनके प्राकृतिक और नैसर्गिक जो अधिकार है वो इस तरह से इन्होंने एक नए क्रांतिकारी कदमों को उठाकर प्रदान किए कि पीएन भगवती साहब ठीक है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी सिस्टम में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए, अमर हो गए। ठीक है, और इसलिए आज भी हम बेटा भगवती साहब को पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनकी कथन को पढ़ रहे हैं, उनके स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला, कानून के समक्ष समानता, ठीक है, इसका क्या अर्थ है बताइए? क्या मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा? ठीक है, क्या मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा कि कानून के समक्ष समानता का क्या आशय है? किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार न दिया जाना, हाँ, समस्त वर्गों का साधारण कानूनों के अधीन होना, सरकारी कर्मचारियों व साधारण नागरिकों की सामान्य न्यायालयों द्वारा सुनवाई होना, या ये सभी?
तो कानून के समक्ष समानता का मतलब है किसी को भी विशेष अधिकार न दिया जाना, बिल्कुल सही है। समस्त वर्गों का साधारण कानूनों के अधीन होना, बिल्कुल साधारण कानूनों के, किसी के लिए कोई विशेष कानून ना हो। सरकारी कर्मचारी व साधारण नागरिकों की सामान्य न्यायालयों द्वारा सुनवाई होना, जी हाँ, ठीक है ना, सामान्य न्यायालयों द्वारा सुनवाई होना। सरकारी कर्मचारी कोई विशेष थोड़ी नहीं है बच्चे, उनकी भी सामान्य न्यायालयों द्वारा क्या होगी, सुनवाई, जैसे कि साधारण नागरिकों की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का बेटा कौन सा ठीक हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 32 का डी वैसे ठीक होगा, 32 का डी ठीक होगा। किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार न दिया जाना, समस्त वर्गों का साधारण कानूनों के अधीन होना, सभी वर्गों का साधारण कानूनों के अधीन होना, सरकारी कर्मचारियों व साधारण नागरिकों की सामान्य न्यायालयों द्वारा सुनवाई होना, उपयुक्त सभी, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का डी है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार न दिया जाना, हाँ ठीक है। कानून के समक्ष समानता का मतलब ये होता है कि कानून के समक्ष सभी समान है, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, कोई भी कानून से ऊंचा नहीं है, तो हम किसी को विशेषाधिकार नहीं देंगे। समस्त वर्गों का साधारण कानूनों के अधीन होना, वर्ग चाहे कोई भी सही, ठीक है, चाहे बेटा आर्थिक स्थिति के आधार पर, तो सभी साधारण कानूनों के अधीन है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 32 का डी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विधि के शासन की प्रमुख विशेषता क्या है, आपको बताना है बेटा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन पर आते हैं कि विधि के शासन की प्रमुख विशेषता आपसे पूछ रहा है। सभी नागरिकों को समान विधिक अधिकार, धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जन्मस्थान के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव नहीं, सभी को रोजगार, अस्पृश्यता निवारण, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, विधि के शासन की प्रमुख विशेषता, केवल प्रमुख विशेषता पूछा है ना, मुख्य विशेषता, प्रमुख विशेषता, तो सभी को, ठीक है ना, विधिक अधिकार, समान विधिक अधिकार, ठीक है, सभी के पास समान कानूनी अधिकार है, ठीक है, किसी को किसी की तुलना में ना तो कम, ना किसी को किसी की तुलना में ज्यादा कानूनी अधिकार नहीं है, सभी को बेटा एक समान कानूनी अधिकार है। मैंने क्या बोला, सभी को एक समान कानूनी अधिकार प्राप्त है। तो ये विधि के शासन की प्रमुख विशेषता है, ये विधि के शासन की प्रमुख विशेषता है कि सभी को एक समान कानूनी अधिकार प्राप्त है, सभी नागरिकों को समान विधिक अधिकार है, ठीक है ना, ना किसी को किसी की तुलना में ज्यादा, ना किसी को किसी की तुलना में कम, ठीक है, सभी को एक समान कानूनी अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। अभी जो बेटा क्वेश्चन नंबर 34 है, ठीक है, इसमें बोला है कि नागरिकों की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार, ये तो आप पढ़ के आए हैं, ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। हथियार रहित शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होना, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में है, शांतिपूर्ण तथा हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। भारत के किसी भी एक राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र होकर घूमना, ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में है। आप कहेंगे सर सी में क्या है, अगर आप पूछेंगे सर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में क्या है, तो मैं बता देता हूं, संघ, संगम एवं सहकारी समिति को बनाने का अधिकार है। क्लॉज सी में बेटा क्या है, संघ, संगम एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार, संघ, संगम एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार, सहकारी समिति बनाने का अधिकार, ठीक है। इसके बाद भारत के किसी भी भाग में निवास व बस जाने का अधिकार, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई के अंतर्गत है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये सारे के सारे क्या है सर, ये सभी संवैधानिक अधिकार है, ये सभी संवैधानिक अधिकार है। ये तो पॉलिटी का प्रश्न हो गया यार, ये सभी संवैधानिक अधिकार है। आगे चलते हैं। निर्धन और अशक्त नागरिकों के लिए, ठीक है, मुफ्त विधिक सहायता, ठीक है, निर्धन और अशक्त नागरिकों के लिए मुफ्त विधिक सहायता, ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 39 क्लॉज ए में है, ठीक है। इस 39 क्लॉज ए को 42 में संविधान संशोधन से जोड़ा है। किससे जोड़ा है भैया जी इसको, तो इसको हमने 42 में संविधान संशोधन से जोड़ा है, संशोधन से जोड़ा है 1976, ठीक है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है,
स्वतंत्रता का अधिकार, अधिकार। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लिबर्टी, ठीक है। 21 पे, 19 पे, ठीक है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित अन्य अधिकार है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित अन्य अधिकार है, स्वतंत्रता सहित अन्य अधिकार है, सहित अन्य अधिकार, अन्य अधिकार है। अन्य अधिकार है, ठीक है। और आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष क्षमता एवं विधियों का समान संरक्षण है, विधि के समक्ष क्षमता एवं विधियों का समान संरक्षण है, विधि के समक्ष क्षमता एवं विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्ष क्षमता एवं विधियों का समान संरक्षण है, विधियों का समान संरक्षण, समान संरक्षण, ठीक है। चलिए आर्टिकल 14 में विधि की समक्ष क्षमता विधियों का समान संरक्षण। आगे चलते हैं। किस देश में विधि का शासन संवैधानिक व्यवस्था की आधारशिला है? ठीक है, किस देश में विधि का शासन संवैधानिक व्यवस्था की आधारशिला है? ये ब्रिटेन से ही लिया है बेटा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटेन में संवैधानिक व्यवस्था की आधारशिला ये लिया ही ब्रिटेन से है, ये ब्रिटेन से लिया है। अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका में बेटा विधियों का समान संरक्षण, वहां की संवैधानिक व्यवस्था है, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, ठीक है, ये वहां की व्यवस्था है, ठीक है। फ्रांस की अगर मैं बात करूं, तो फ्रांस की जो मुख्य व्यवस्था है वो बेटा दोहरी कार्यपालिका है, जो मैंने जस्ट आपको बताया कार्यपालिका है। इसके अलावा फ्रांस की मुख्य व्यवस्था बेटा वहां का गणतंत्रात्मक ढांचा है, रिपब्लिक स्ट्रक्चर है, गणतंत्रात्मक ढांचा है, रिपब्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अगर मैं सोवियत संघ के बारे में बात करूं, तो सोवियत संघ की बच्चे जो मुख्य है, ठीक है, वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, जो मुख्य व्यवस्था है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, ठीक है, सोवियत संघ की। नेक्स्ट आगे चलेंगे। विधि के शासन के क्षेत्र को संकीर्ण करने का कारण क्या है? बताइए बच्चे, ये जो विधि का शासन है, विधि के शासन को बेटा संकीर्ण करने का क्या कारण हो सकता है? विधि के शासन के क्षेत्र को संकीर्ण करने का क्या कारण हो सकता है? आलोक कुमार जवाब दो बेटा, तिवारी सुमित जल्दी से जवाब दो कि विधि के शासन को संकीर्ण करने का क्या कारण हो सकता है? मंत्रिमंडल? नहीं यार, मंत्रिमंडल कैसे विधि के शासन को संकीर्ण करेगा? ठीक है, संसद की विशालता? नहीं भाई, संसद की विशालता भी नहीं है, ठीक है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का टकराव? नहीं, ठीक है। जो प्रदत्त व्यवस्था है, ठीक है ना, ये बच्चे ये विधि के शासन के क्षेत्र को संकीर्ण करने का ठीक है कारण है। इसके बाद राष्ट्रपति से लेकर एक साधारण सिपाही तक एक ही कानून के अधीन है, ठीक है बच्चे। इसका अभिप्राय क्या है? विधि का शासन कि राष्ट्रपति से लेकर बेटा एक सामान्य सिपाही तक, ठीक है, सभी विधि के समक्ष समानता है, सभी को विधि के समक्ष समानता है, चाहे राष्ट्रपति चाहे सिपाही सही। इसका मतलब सीधा सा ये है कि कोई भी व्यक्ति कितने भी ऊंचे प्रशासनिक पद पे क्यों ना हो, सभी को कानून के समक्ष समान है। चलो, है ना बच्चे। तो राष्ट्रपति से लेकर एक साधारण सिपाही तक एक ही कानून के अधीन है, ये विधि का शासन कहता है। मतलब कानून के समक्ष सभी समान है,
चाहे किसी की संवैधानिक स्थिति कितनी भी ऊंची या कितनी भी नीची क्यों ना सही, कानून के समक्ष भैया है तो सब लोग समान ही। ठीक है। हाँ, आज खाना हमारा बाहर हुआ इसलिए हम थोड़े से लेट हो गए। ठीक है ना। आज खाना हमारा हुआ है, हम बर्गर किंग गए थे। ठीक है, तो वहीं पर हमने एक स्पेशल मील आज, ठीक है, ढेर सारा हमने कचरा खाया है इनफैक्ट। ठीक है, जो कि आपका क्रीम के रूप में मिलेगा, व्हाइट सॉस के रूप में मिलेगा, मेयोनीज के रूप में मिलेगा, ठीक है ना, चीज के रूप में मिलेगा। ऐसी दुनिया भर की अटरम जटरम वाली चीज है, गलत चीज है, लेकिन कभी कभी मन करता है, क्या करें, दिल तो बच्चा है जी। चलिए, गगन ठाकुर कह रहे हैं सर मैथ बिल्कुल भी नहीं जानता, क्या करूं? मैथ नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, रीजनिंग पर, हिंदी पे और जीएस पे फिर फोकस कर लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है विधि के शासन का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया यार? प्रोफेसर डाइसी ने। क्वेश्चन नंबर 39, विधि के शासन का सिद्धांत बेटा सबसे पहले किसने दिया था? प्रोफेसर डाइसी ने दिया था। ठीक है, इसके बाद एक मजिस्ट्रेट अपना कार्य करने में न्यायालय नहीं जाता है, एक मजिस्ट्रेट अपना कार्य करने न्यायालय नहीं जाता तो उसके विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जा सकती है? बताओ बेटा। एक मजिस्ट्रेट है बच्चे जो अपना काम करने के लिए न्यायालय नहीं जाते, ठीक है, तो उनके विरुद्ध परमादेश, क्योंकि उन्होंने अपने सार्वजनिक कर्तव्य को करने से इनकार कर दिया है। ठीक है, उनकी पब्लिक ड्यूटी है, उन्होंने अपने सार्वजनिक कर्तव्य को करने से इनकार कर दिया है, करने से इनकार कर दिया है। इनकार कर दिया है। ठीक है, अगर उन्होंने अपने सार्वजनिक कर्तव्य को करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया है, तो उनके विरुद्ध बेटा कौन सी रिट? परमादेश। परमादेश कि एक मजिस्ट्रेट अपना कार्य करने न्यायालय नहीं जाते तो उनके विरुद्ध बेटा कौन सी रिट? परमादेश रिट दायर की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 40, यदि कोई व्यक्ति गलत ढंग से बंदी बनाया जाता है तो उसके छोड़ने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये तो मैंने कल भी बता दी थी, बहुत बार बता चुका हूं। ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण। सुरभि कह रही है सर ये कचरा। ये कचरा मुझे भी पसंद है। आकिब कह रहा है अच्छा सर जब आप बाहर जाते हैं तो आपको देखने के लिए सब। अंकित आ रहा है आपका कमेंट। हाँ जी अतुल, मैं ठीक है, मैं बेसिकली हूँ अलीगढ़ से लेकिन रहता मैं आगरा में हूँ। ठीक है, नहीं ऐसे कोई परेशान नहीं होता, हम कौन से यार, ठीक है ना, उस जमाने के देवानंद और इस जमाने के कार्तिक आर्यन है कि हमको देखने के लिए सब परेशान हो जाते होंगे। चलिए सर, आपकी खाकी 1.0 की पॉलिटी बेस्ट लगी, चलिए थैंक यू। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, गलत ढंग से बंदी बनाया जाता है तो छोड़ने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। ठीक है, जब कोई सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचारी, ठीक है, अपनी किसी ड्यूटी को करने से मना कर देता है तो परमादेश। प्रतिषेध, जब हायर जुडिशरी लोअर जुडिशरी को रोकती है बीच में कि भाई तुम या तो प्राकृतिक नियम का उल्लंघन कर रहे हो या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रहे हो। ठीक है, और अधिकार प्रक्षालन, को वारंटो को मतलब है कि औकात है सिपाही की, बेसिकली है सिपाही काम दरोगा जैसे कर रहे हैं, मतलब अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहे हैं और कुल मिलाकर वो काम उनको आवंटित भी नहीं हुआ करने के लिए लेकिन फिर भी कर रहे हैं। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे पुलिस वाले पकड़े जाते हैं। ठीक है, अब नहीं होता, पहले बहुत चलता था। अब तो चूंकि रोड्स पे पीसीआर इतनी हो गई, ठीक है, अब आप देखोगे ना, आप किसी भी हाईवे से निकलो या किसी भी आप एक्सप्रेस वे से निकलो तो मुझे इतनी खुशी होती है देखते हुए कि रात में भी, रात के 2, 2:30, 3 बजे भी पीसीआर्स खड़ी हैं। बेशक उनके अंदर पुलिस वाले सो रहे होंगे यार, उनके भी घर परिवार हैं, बीवी बच्चे हैं, ठीक है, वो भी सामान्य मनुष्य हैं। रात में, ठीक है, उनकी भी आंख लग जाती होगी, सो रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन कम से कम वो हमारी सुरक्षा में खड़ी तो है। ठीक है, अपराधियों के मन में एक भय तो है। पहले तो पुलिस ही नहीं होती थी,
ठीक है ना। मैंने ऑफलाइन एक ऐसे शहर में पढ़ाया है, ठीक है ना, उस समय किसी और पॉलिटिकल पार्टी की सरकार थी, किसी और पॉलिटिकल पार्टी की सरकार थी, और शहर भी वो ऐसा था कि वो मुख्यमंत्री उसी शहर से बिलोंग करते थे जिस शहर में मैं पढ़ा रहा था। मैंने खुद देखा है 8 बजे के बाद, ठीक है ना, जितने भी दुकानें होती थी वो मोस्टली बंदी हो जाती थी 8 बजे तक, ठीक है ना, मतलब हार्डली 8 बजे शाम को, ठीक है, कोई इक्का दिक्कत दुकानें, और खासकर हलवाइयों की दुकानें तो बंदी हो जाती थी 8 बजे से पहले ही। हलवाई अपनी दुकान बंद कर करके चले जाते थे, क्योंकि ठीक है, तुम्हें पता है फिर हलवाइयों की दुकान पे कौन आएगा, उसी तरह का व्यक्ति, ठीक है, जो मदरा पान का सेवन करके आया होगा, मदरा पान करके आया होगा इधर उधर, ठीक है, फिर वहां पे लड़ाई दंगे ये सब वो, ठीक है। आज उसी शहर में, ठीक है, 10-10 11-11 बजे तक दुकानें चल रही हैं। तो इसलिए, ठीक है, विधि का शासन होना जरूरी है, इसलिए कानून का शासन होना जरूरी है, ठीक है। ये मैंने कानून के शासन से आपको संबंधित करके ये बात बता रहा हूं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बुराई या अच्छाई नहीं कर रहा, ठीक है ना, हर एक में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन हाँ, ठीक है, मैंने ये देखा है कि जो रोड पर ट्रक चल रहे होते थे, ट्रकों को लूट लिया जाता था, जो वेस्ट बंगाल से जा रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्ट ट्रक है, जो वेस्ट बंगाल से असम जा रहे हैं, मतलब वेस्ट बंगाल से पंजाब जा रहे हैं, ठीक है, या फिर बेसिकली जम्मू से असम की तरफ जा रहे हैं, इतने बड़ी बड़ी रूट वाले ट्रक, ठीक है, उनको लूट लेते थे। खूब लूटने की घटना हुई है, और लूटने वाले भी वही होते थे, सबको पता होता था, ठीक है। आज भी वही पुलिस है, बस सरकार बदल गई, शासन बदल गया, ठीक है। अब आप देख लो कि लूटना तो बहुत दूर की बात रही, लूटना तो बहुत दूर की बात रही, ठीक है। एक छोटी भी अगर कोई घटना हो जाती है, अपराध की घटना हो जाती है, तो बहुत तुरंत कार्रवाई होती है। यही वास्तव में विधि का शासन है। बस अभी खत्म करके आ रहा हूं। ठीक है, तो यही विधि का शासन है। और विधि का शासन क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो ये है बच्चे, ठीक है। चलिए, और अधिकार परीक्षा मैंने आपको बताई दिया। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके पुलिस अपनी अभिरक्षा में रखती है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके पुलिस अपनी कस्टडी, अभिरक्षा का मतलब है बेटा कस्टडी में रखती है, और उसे 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं करती, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस के अगेंस्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट, पुलिस के अगेंस्ट, बात समझ में आ रही है, कौन सी रिट जारी की जाएगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जी हाँ, पुलिस को भी बेटा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष, ठीक है, प्रस्तुति का अधिकार है, लेकिन ठीक है 24 घंटे में, ठीक है ना, यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा, इसमें यात्रा समय नहीं जोड़ा जाता, इसमें यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाता है, नहीं जोड़ा जाता है, नहीं जोड़ा जाता है, ये बात ध्यान रखना, यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करती है, जैसे बेटा पुलिस ने, ठीक है, किसी एक्स व्यक्ति को गिरफ्तार किया, ठीक है सर, तो पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने किसी एक्स व्यक्ति को गिरफ्तार किया, एक्स व्यक्ति है, और पुलिस ने इस एक्स व्यक्ति को गिरफ्तार किया, और उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना है, मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष प्रस्तुत करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पता है इसमें क्या है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे प्यारे बच्चे इसमें यह है कि इन 24 घंटे में यात्रा का समय ऐड नहीं किया जाता, यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाता। भारत में प्रशासनिक विधि का विकास किस कारण से हुआ है, क्या रीजन है जिसकी वजह से भारत में प्रशासनिक विधि का विकास हुआ है। देखिए आपके सामने बच्चे यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि भारत में प्रशासनिक विधि का विकास इसलिए हुआ है कि ऐसे विधान के प्रेरक उच्चतम न्यायालय के निर्णय है, प्रशासनिक विधि के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय इंस्पिरेशन का कार्य करते हैं, प्रेरक का काम करते नहीं। ऐसे विधान के प्रेरक संवैधानिक उपबंध है, नौकरशाही द्वारा विधायी शक्तियों की मांग है, विधायिका की भारी व्यस्तता, क्योंकि हमारे यहाँ जो संसद है ना, विधायिका बहुत अधिक व्यस्त है, तो विधायिका की भारी व्यस्तता के कारण ही प्रशासनिक विधि का विकास हुआ है ना, विधायिका की भारी व्यस्तता के कारण प्रशासनिक विधि का विकास हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, आपात उद्घोषणा कार्यपालिका का कार्य है, ठीक है। आप पता है आपात की उद्घोषणा 352, 356 और 360 के आधार पे होती है, ठीक है। राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा करते हैं। पहले वाले में जो है बच्चे, ये जो पहला वाला है
इसमें राष्ट्रपति बेसिकली राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करते हैं। पहले वाले में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करते हैं किस स्थिति में? ठीक है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, ठीक है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करते हैं। 356, ठीक है सर, 356 में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। 356 में क्या सर? 356 में बाबू राष्ट्रपति शासन, ठीक है, संवैधानिक तंत्र के विफल होने के आधार पर, संवैधानिक तंत्र के विफल होने के आधार पर राष्ट्रपति शासन, तंत्र के विफल होने के आधार पर, विफल होने के आधार पर राष्ट्रपति शासन। 360 जो है एक्चुअली वो वित्तीय आपातकाल है। तो राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा करते हैं बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। जब राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करेंगे, ये बात ध्यान रखना, जब राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा करेंगे तो बेटा उस केस में या तो आर्टिकल वे 358 को लागू करेंगे या 359 को लागू करेंगे। जब वे आर्टिकल 358 को लागू करेंगे तो सभी मौलिक अधिकार ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। सभी मौलिक अधिकार, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, तुम्हारी कसम, सारे के सारे स्वतः निलंबित हो जाएंगे। ठीक है, सभी फंडामेंटल राइट क्या हो जाएंगे बच्चे? स्वतः निलंबित हो जाएंगे। सभी फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है सर, तो सभी फंडामेंटल राइट जो है, मेरे साथ साथ बोलो, सभी फंडामेंटल राइट, ठीक है, स्वतः निलंबित हो जाएंगे। सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएंगे, अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएंगे। स्वतः निलंबित हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे जब हम आर्टिकल 358 को लागू करेंगे। और 359 में राष्ट्रपति बताएगा कि वे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को, वह कौन कौन से फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर रहे हैं, यहां पर राष्ट्रपति बताएगा जब 358। लेकिन किसी भी स्थिति में आर्टिकल 20 और 21, ठीक है ना, सस्पेंड नहीं हो सकते। ठीक है, इसको हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से इस प्रोविजन को जोड़ा है। तो इस प्रोविजन को हमने 44 में संविधान संशोधन से जोड़ा है कि किसी भी कंडीशन में हम आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो बेटा इसमें पूछा है कि आपात की उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, आपात उद्घोषणा कार्यपालिका का कार्य है, लेकिन संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का क्या हो सकता है? आपात की उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। आपात की उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो वो राष्ट्रपति शासन के केस में हो सकता है 356। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के केस में हो सकता है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 1 मिनट को तो मुझे भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, जी हाँ, तो राष्ट्रपति शासन के केस में ही हो सकता है आर्टिकल 356। थोड़ा साइड में, जी बेटा हो गया साइड में। ठीक है, मैं साइड में ही रहता हूं वैसे तो। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? ये मैंने पढ़ाया है बच्चों को यूपीएसआई में। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बेटा उसी को बनाया जाएगा, ठीक है, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता रखते हो। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उनको बनाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता रखते हो। न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता रखते हो, चुने जाने की योग्यता रखते हो, जाने की योग्यता रखते हो। ठीक है बेटा, योग्यता रखते मतलब जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। हाँ, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, माफ करना, योग्यता नहीं, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे हो, सॉरी, न्यायाधीश रहे हो।
मतलब सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है, सेवानिवृत्त, रिटायर्ड उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, रिटायर्ड उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, रिटायर्ड। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ठीक है, गुड नाइट। सब लोग अपना ख्याल रखो, मस्त रहो बेटा, स्वस्थ रहो, जबरदस्त रहो, ठीक है। अब हम भी सोने जाते हैं, चलिए। गुलशन बताइए बेटा क्या बात है। बीनू, बीनू कह रही है कि सर लाइव चैट में इश्यू चल रहा है, कोई इश्यू नहीं चल रहा राहुल कुमार, ठीक है। सर हमारी कसम क्यों खाते हो, कसम खाना गलत बात है। कसम नहीं, कसम खाना अगर गलत बात होती तो आप ये मान के चलो कि 99% जनसंख्या भारत से खत्म हो गई होती, क्योंकि भारत में इतनी झूठी कसम खाई जाती है, खासकर पतियों के द्वारा, ठीक ना, और बॉयफ्रेंड्स के द्वारा तो बहुत झूठी कस्में खाई जाती हैं भाई। सर आर्टिकल कैसे याद करें, ठीक है ना, अगर तुम्हारे पास समय हो ना, ताकि 1.2 बैच में पॉलिटी पढ़ लेना, गारंटी के साथ बता रहा हूं सारे आर्टिकल ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो भाई अब ठीक है, ओके बाय बाय।